हेलो। आज अपन देखेंगे डायनामिक ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। सबसे पहले अपन स्टार्ट करने से पहले टॉपिक ये देख लें कि जो इस पूरे वीडियो की पीडीएफ है वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, तो आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट करेंगे चेन ऑफ द इन्फेक्शन के इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, उनकी कौन सी क्या चेन होती है, उसको कैसे अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो चेन में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें फिर वन बाय वन देखेंगे एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर रिजर्वेयर ऑफ द इन्फेक्शन क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फिर अपन होस्ट के बारे में देखेंगे कि सक्सेसफुल पैरासिटिज्म क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी अटैक कि अपन इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस इसका अपन एग्जाम्पल देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। लास्ट में अपन देखेंगे आइसोलेशन और क्वारंटाइन, दो बहुत क्लोज टर्म है पर इनमें बहुत डिफरेंस है दोनों में, उसको अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डायनामिक ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें अपन सबसे पहले तीन डेफिनेशन देखेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है और कॉन्टाजियस डिजीज क्या होता है। अब इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो इसका ओरिजिन क्या होगा, इन्फेक्शियस ओरिजिन ही इन्फेक्शियस ओरिजिन होगा कि किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी मैन या एनिमल को इन्फेक्शन होता है, उसके बाद इन्फेक्शन के बाद क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन डिजीज होता है कि इन्फेक्शन हुआ, डिजीज हुआ, जिसमें उसको साइन और सिम्टम प्रेजेंट है, तो इसको अपन बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज का इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद उसमें उस इन्फेक्शियस एजेंट का डेवलपमेंट हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और उसने मैन या एनिमल में डिजीज मैनिफेस्ट हुआ जिसमें साइन और सिम्टम प्रेजेंट थे। और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होगा कि उसमें इन्फेक्शन हुआ, सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन एजेंट ने मल्टीप्लाई किया और फिर डिजीज हुआ, और डिजीज के बाद वो डिजीज को यदि ट्रांसमिट कर पा रहा है, ट्रांसमिट फ्रॉम मैन टू मैन, मैन टू एनिमल या एनिमल टू मैन या एनिमल टू एनिमल, ट्रांसमिट हो रहा है डिजीज, तो उस डिजीज को अपन बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कि ट्रांसमिट फ्रॉम द मैन टू मैन, एनिमल टू मैन और इन्वायरमेंट टू द एनिमल, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे कि ये एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज का टाइप है। फिर अपन बात करें कॉन्टाजियस डिजीज की, तो ट्रांसमिट थ्रू द कॉन्टैक्ट के थ्रू यदि कॉन्टैक्ट हो जाए वन पर्सन टू अदर पर्सन का, तो उससे भी डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्टाजियस डिजीज। जैसे अपन इसकी बात करें एग्जाम्पल को, इसके भी जो है जो इसका टाइप हो सकता है, और प्लस फंगल इन्फेक्शन है वो भी कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है, तो एक तरह से कॉन्टाजियस डिजीज हो गया। फिर अपन दो टर्म आते हैं कि ऑल इन्फेक्शियस डिजीज are not necessary to be communicable, but all communicable disease are absolutely infectious disease। कि जितने भी communicable disease हैं वो सब के सब जिनका ओरिजिन है वो क्या है, किस टाइप के है, वो इन्फेक्शियस ओरिजिन है, इन्फेक्शियस टाइप की डिजीज है। तो ये तो पॉइंट क्लियर हुआ। बट ऑल इन्फेक्शियस डिजीज है वो नॉट नेसेसरी टू बी कम्युनिकेबल, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेबल हो, कि कुछ ऐसी डिजीज होते हैं जिसमें डेड एंड होस्ट हो जाता है, कि इन्फेक्शन किसी इंसान को हुआ, उसी में इन्फेक्शन रह जाता है और उसी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे भी कुछ डिजीज होते हैं, जैसे अपन बात करें रेबीज की, रेबीज ह्यूमन को एक बार रेबीज हो गया तो वो कुछ ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो डेड एंड होस्ट है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन है जो इन्फेक्शियस ओरिजिन में होते हैं पर वो कम्युनिकेबल जरूर नहीं कम्युनिकेबल हो। ठीक है, तो ये दो टर्म होगी, क्लियर होगी अपने। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट है कि चेन ऑफ द इन्फेक्शन, की चेन बनती है इन्फेक्शन की, वो पूरा एक साइकिल बनता है। यदि अपन इस किसी भी सर्कल को किसी भी पॉइंट पे ब्रेक डाउन कर देते तो अपन इन्फेक्शियस डिजीज को रोक सकते हैं। पर कौन कौन से पॉइंट अपन कहाँ से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो सबसे पहला अपना पॉइंट है कि इन्फेक्शियस एजेंट होना चाहिए, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रिजर्वेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या कि इन्फेक्शियस एजेंट है वो किस में प्रेजेंट है, रिजर्वेयर के अंदर। अब रिजर्वेयर के अंदर तो उसने डिजीज करवा दिया है, जो भी करना था वो कर लिया, अब उसको होस्ट उस रिजर्वेयर से बाहर निकलना और दूसरे इंसान में जाके, होस्ट में जाके उसको डिजीज करवाना है। तो उसको एक पोर्टल ऑफ द एग्जिट चाहिए बाहर निकलने के लिए उस रिजर्वेयर से डिजीज एजेंट को। तो उसने पोर्टल ऑफ एग्जिट से बाहर इन्वायरमेंट में आ गया, इन्वायरमेंट में आ गया तो उसको अब इन्वायरमेंट में कोई ना कोई मोड चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, डायरेक्ट तो ट्रांसमिट हो नहीं सकता, तो किसी भी मोड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, कहाँ तक, ससेप्टेबल होस्ट तक वो ट्रांसमिट होता है। ससेप्टेबल होस्ट में एक बार रीच आउट करने के बाद उसको ससेप्टेबल होस्ट में भी एंट्री पॉइंट चाहिए, तो वहाँ पे उसको क्या चाहिए, पोर्टल ऑफ द एंट्री। तो अपन ये पांचवा क्या पॉइंट हो गया चेन का, कि पोर्टल ऑफ द एंट्री का, उसको एंट्री करने के लिए कोई ना कोई पोर्टल चाहिए, और एंट्री करने के बाद एक बार किस में एंट्री कर गया, वो ससेप्टेबल होस्ट में एंट्री कर गया, और वहाँ जाके वो फिर डिजीज करवाएगा। तो एक तरह से पूरा साइकिल हो गया। यदि अपन इस साइकिल में से किसी एक को भी ब्रेक डाउन कर ले,
किसी एक पॉइंट को भी ब्रेक डाउन कर ले तो अपन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे सबसे पहले कि एजेंट के इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, एजेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है और वायरस हो सकता है। अब प्रॉपर्टीज देखें अपन इन्फेक्शियस एजेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इन्फेक्टिविटी होती है, एक पैथोजेनिसिटी होती है और एक विरुलेंस पावर होती है इनके पास। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अपन को ये होना चाहिए कि इन्फेक्टिविटी वो है कि इन्फेक्शियस एजेंट है जो अपनी बॉडी के अंदर एंट्री किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस डेवलपमेंट हुआ उसका एजेंट का, ठीक है। तो ये अपन इसको बोलते हैं इन्फेक्टिविटी का। इन्फेक्टिविटी मीन्स तो एंट्री, उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस उसका डेवलपमेंट हुआ। इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से कितना को इन्फेक्शन हुआ, कितनी कि टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से कितनी पॉपुलेशन है जिनमें इन्फेक्शन हुआ, तो इससे अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अपन बात करें पैथोजेनिसिटी के इन्फेक्शियस एजेंट है वो एंट्री किया, इन्वेडिंग किया और मल्टीप्लाई किया होस्ट में, उसके बाद में उसने डिजीज डेवलप कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसने डिजीज डेवलप कर दिया जिसमें डिजीज हो गया तो साइन प्लस सिम्टम दोनों प्रेजेंट हो गए उसमें होस्ट में। और इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन है जिसको साइन और सिम्टम पर्सन है जिनमें डिजीज हुआ, इसको अपन पैथोजेनिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लें अपन किसी ऐसे नॉर्मल विलेज की बात करें, 500 विलेज थे, उसमें से टोटल पॉपुलेशन 500 थी, उसमें से उन पॉपुलेशन में से डिजीज 100 लोगों को हुआ, तो 100 डिवाइडेड बाई 500 कर देंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 500 थी, उसमें से 200 को इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन, 200 को, और आउट ऑफ 500, तो इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इन्फेक्टिविटी और पैथोजेनिसिटी को। फिर अपन आता है विरुलेंस। विरुलेंस को अपन किस पॉइंट से डिनोट करते हैं, किलिंग पावर ऑफ द डिजीज या सीवियरिटी ऑफ द डिजीज से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। इंडिकेट बाय द केस फैटेलिटी, इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, विरुलेंस ऑफ द डिजीज या किलिंग पावर और सीवियरिटी ऑफ डिजीज को केस फैटेलिटी रेट, जिसको अपन CFR बोलते हैं, जिस फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है कि अपन डेनोमिनेटर में क्या लेते हैं कि एक कोई भी मतलब कोई भी बीमारी है, कोई डिजीज है, उसके टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस ऑफ कोई भी डिजीज है, वाई डिजीज की मानो अपन, वाई डिजीज के टोटल केसेस कितने हैं, ठीक है। तो अब और न्यूमरेटर में क्या लेंगे, डेट ड्यू टू द टोटल वाई डिजीज, कि वाई डिजीज से कितनी टोटल डेथ हुई, उसको अपन लेंगे न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अपन इस बेसिस पे अपन केस फैटेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वाई डिजीज के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, कि जैसे अपन बात करें कि 100 केसेस थे, उसमें से 20 केसेस की डेथ हो गई, तो अपन कैसे CFR कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 की डेथ हो गई वाई डिजीज से, और वाई डिजीज के टोटल केसेस कितने थे, 100 थे। इस बेसिस पे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिर क्या करते हैं, इसमें अपन देखें एक बात कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजीज ड्यूरेशन, के डिजीज ड्यूरेशन का सीवियरिटी ऑफ डिजीज से कोई भी लेना देना नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट फैक्टर है। और कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, उस कंडीशन क्रॉनिक डिजीज को अपन केस फैटेलिटी या किलिंग पावर और सीवियरिटी ऑफ डिजीज में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर अपन बात करें, एक दो टर्म आती है, एक रिजर्व, जैसे अपन बात की इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में बात की, अपन नेक्स्ट चेन ऑफ साइकिल का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, रिजर्वोयर है, कि रिजर्वोयर और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें रिजर्वोयर की। रिजर्वोयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट वेयर दे कैन मल्टीप्लाई और डेवलप, कि वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट फॉर इन्फेक्शियस एजेंट कहीं तो सर्वाइव करेंगे, तो नेचुरल हैबिटेट है उनका, वो घर है, वहाँ पे वो डेवलप्ड हो रहा है प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एनी लिविंग और नॉन एंटाइटी, नॉन लिविंग विच हार्बर द इन्फेक्शियस एजेंट एंड आल्सो ट्रांसमिट। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या, कि आपके वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, एज ए सोर्स का भी काम कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे हार्बर्स भी है, प्लस वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की। और ये मे और मे नॉट भी रिजर्वेयर, कि जरूर नहीं है कि ये रिजर्वेयर हो, ठीक है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें कि
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल है टीबी का। सबसे पहले बनेगा टीबी का। टीबी में रिजर्वर कौन होता है? मेन। कि वो जो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? मेन। तो रिजर्वर कौन हो गया? मेन। पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कौन कर रहा है? जो अपन स्पूटम, अपन जो भी स्पूटम होता है उसके उसके अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, अपन स्पूटम को थ्रू वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करते हैं। फिर अपन एड्स की बात करें, एड्स में रिजर्वर कौन है? वो एजेंट प्रेजेंट है जो HIV का ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेन के अंदर प्रेजेंट होता है। पर वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कौन काम करता है? बॉडी सीक्रेशन या फ्लूइड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करता है। फिर रेबीज की बात करें तो डॉग्स या अदर एनिमल है वो रिजर्वर का काम करते हैं, वायरस प्रेजेंट इनके अंदर होता है। पर ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? सलाइवा के थ्रू होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कौन करता है? सलाइवा करता है। फिर टिटनेस की बात करें तो टिटनेस में रिजर्वर कौन है? सोइल है प्लस, और सोर्स किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कौन है? सोइल। तो यहाँ से ये लाइन क्लियर होगी कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मे और मे नॉट बी रिजर्वर। कि जैसे इस कंडीशन में अपन बात करें, ऊपर के तीनों एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन प्लस रिजर्वर दोनों अलग अलग है। और लास्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन प्लस रिजर्वर दोनों सेम है। कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में और मे नॉट बी द रिजर्वर, कि रिजर्वर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन सी कंडीशन हो सकता है? जिस टिटनेस में हो सकता है सोर्स और रिजर्वर कॉमन हो सकता है। तो बाकी जैसे अपने एग्जाम्पल की बात की, वहां पे रिजर्वर और सोर्स दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे ये टर्म देखी थी कि टर्म रिजर्वर एंड सोर्स आर नॉट ऑलवेज द सिनोनिमस, के दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं है दोनों। कैसे? जैसे अपन बात करें हुकवर्म इन्फेक्शन की बात करेंगे अपन, एग्जांपल टिटनेस की और टाइफाइड की, तीनों एग्जांपल की। तो इसमें हुकवर्म में रिजर्वर कौन है? मेन है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन है? कॉन्टामिनेटेड सोइल विद द लार्वा। ठीक है, कि अपन ने ह्यूमन के अंदर रिजर्वेट था, ह्यूमन के अंदर हैबिटेट थे, पर ह्यूमन ने के फिशेस थे उसके, वो उसमें प्रेजेंट थे ये लार्वा, और ये फिशेस जाके सोइल के अंदर मिक्स हो गए और सोइल कॉन्टामिनेटेड होगी। तो सोर्स का काम कौन कर रहा है? कॉन्टामिनेटेड सोइल विद लार्वा। टिटनेस की बात करें तो टिटनेस में सोर्स और रिजर्वेट दोनों कौन है? सोइल है, तो दोनों सेम है। प्लस टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड में रिजर्वेट कौन है? ह्यूमन केसेस या ह्यूमन कैरियर। और सोर्स का कौन है? फिशेस या यूरिन कॉन्टामिनेटेड द फूड और वाटर, कि फिशेस या यूरिन थे जिसमें टाइफाइड एजेंट प्रेजेंट था और उसने किसको कॉन्टामिनेट कर दिया? फूड और वाटर को कॉन्टामिनेट कर दिया, जिसके थ्रू वो डिजीज आगे फीकल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। फिर अपन बात करें टाइप ऑफ रिजर्वर। टाइप ऑफ रिजर्वर में कौन सा हो सकता है? ह्यूमन रिजर्वर हो सकता है। कि ह्यूमन में कौन कौन से रिजर्वर हो सकते हैं? कि केसेज है, कोई डिजीज है जिसमें डिजीज प्रेजेंट है, वो रिजर्वर का काम कर सकते हैं। प्लस कैरियर है कि जिनमें डिजीज नहीं प्रेजेंट है फिर भी वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हो गए। फिर अपन एनिमल रिजर्वर की बात करेंगे कि एनिमल में से रिजर्वर होते हैं वो कौन से? फिर रिजर्वर इन द नॉन लिविंग थिंग, जैसे अपन अभी बात की टिटनेस की बात की, तो टिटनेस में रिजर्वर कौन है? कॉन्टामिनेटेड सोइल है। तो ये भी एक तरह से टाइप ऑफ रिजर्वर है, वो डिपेंड करता है कि कौन से डिजीज में कौन सा है। तो ये एक तरह से अपन देखेंगे वन बाय वन आगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? ह्यूमन रिजर्वर की। ह्यूमन रिजर्वर में कौन कौन से टाइप होते हैं? ह्यूमन रिजर्वर का काम कर सकते हैं। केसेज है जिनमें डिजीज प्रेजेंट है वो भी काम कर सकते हैं, प्लस जिनमें डिजीज एब्सेंट है, वो कैरियर है, वो भी एक तरह से रिजर्वर का काम कर सकते हैं। रिजर्वर मीन्स ना जहाँ पे ये एजेंट है वो मल्टीप्लाई हो सके और नेचुरल हैबिटेशन, उसका नेचुरल हैबिटेट हो वो प्लेस। केसेस की बात करें तो केसेस में कौन कौन से हो सकते हैं? ये क्लिनिकल केसेस हो सकते हैं, केस ऑफ द डिजीज जिनमें डिजीज प्रेजेंट है, क्लिनिकल केसेस हो सकते हैं, सब क्लिनिकल केसेस हो सकते हैं, प्लस लेटेंट केसेस हो सकते हैं। जैसे अपने आइसबर्ग फिनोमेना पढ़ते हैं तो टिप होती है वो किसको इंडिकेट करती है? केसेस को इंडिकेट करती है। जो सबमर्ज पोर्शन होता है, जो लार्ज पोर्शन होता है, वो किसको इंडिकेट करता है? सब क्लिनिकल केसेस को करता है। तो ये टिप हो गई और ये सबमर्ज पोर्शन हो गया। तो ये किसको इंडिकेट करता है? सब क्लिनिकल केस को। अब लेटेंट केस की अपन बात करें तो इसके भी अपन बारे में देखें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं केसेस ऑफ डिजीज क्लिनिकल। डिजीज पर्सन शो द पैथोजेनेसिस प्रेजेंटिंग विद द साइन और सिम्टम, कि जिसमें पैथोजेनेसिस हुआ उसमें साइन और सिम्टम प्रेजेंट है, उसको डिजीज हो गया है और वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब इसमें भी एक सवाल आता है कि डिजीज की सीवियरिटी देखें तो माइल्ड डिजीज होता है वो ज्यादा कैरियर डिजीज को ट्रांसमिट करता है कंपेयर टू द सीवियर डिजीज। कैसे? कि माइल्ड डिजीज होता है उसमें सीवियर साइन और सिम्टम होते हैं बहुत लेस होते हैं, बहुत
लेस सीवियर होते हैं, तो उसका मूवमेंट होता है उस पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको डिजीज सीवियर है तो मूवमेंट ज़्यादा, तो ज़्यादा लोगों को ट्रांसमिट करेगा। यदि सीवियर डिजीज है तो बेड रिडन हो जाएगा या एडमिट हो जाएगा, तो उसकी मूवमेंट बहुत कम होगी, तो डिजीज ट्रांसमिट कम लोगों को करेगा, क्योंकि कम लोगों से उसका कॉन्टैक्ट होगा, तो डिजीज ट्रांसमिट कम लोगों को करेगा। तो केसेस ऑफ डिजीज में भी माइल्ड केसेस होते हैं वो ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या रिजर्वर का काम करते हैं। फिर अपन बात करें सब क्लिनिकल केसेस के डिजीज इज प्रेजेंट एट द सब ऑप्टिमल या सब क्लिनिकल लेवल के डिजीज है वो सब क्लिनिकल लेवल में, कि अभी तक इन्फेक्शियस एजेंट उसमें प्रेजेंट है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट वो प्रेजेंट है, पर अभी तक साइन और सिम्टम है वो एब्सेंट है, वो अभी तक नहीं आए, उस कंडीशन को बोलते हैं सब क्लिनिकल केसेस। और ये डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है कि डिजीज इनके इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है पर अभी तक डिजीज नहीं हुआ है, पर डिजीज इन्फेक्शियस एजेंट को अपने वो खुद के अंदर से दूसरों में ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरों को, और वहाँ इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ जाके वो डिजीज करवा सकता है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट है लेटेंट स्टेज, कि एजेंट इन द डोरमेंट स्टेज, कि एजेंट है वो कौन सी स्टेज में है, डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट है। जैसे अपन बात करें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो अपन सबके अंदर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। अपन ट्यूबरकुलोसिस है वो इंडिया में क्या एंडेमिक डिजीज है, तो सबके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के एजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है पॉजिटिव एजेंट, और सबके अंदर प्रेजेंट है, पर कौन सी स्टेट में, डोरमेंट स्टेज में है। पर अपन ऐसा नहीं है कि मेन जैसे हेल्दी इंसान होते हैं उनमें भी डोरमेंट स्टेज में होते हैं, वो एज ए टीबी फैलाते थोड़ी है सबको। टीबी कौन फैलाता है, जिनको टीबी का डिजीज है वो टीबी फैलाते हैं, ठीक है ना। टीबी का इन्फेक्शन जिसमें हर किसी में डोरमेंट स्टेज में इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, तो हर कोई डिजीज ट्रांसमिट नहीं कर सकता टीबी का, टीबी सिर्फ वही फैला सकता है जिसको टीबी डिजीज है। और वो इसके लिए भी फैक्टर पॉजिटिव है कि इन्फेक्शन का डिजीज में कन्वर्ट हो पा रहा है, टीबी इन्फेक्शन है उसको टीबी डिजीज में जिसमें कन्वर्ट हो गया, वो भी सिर्फ रिजर्वर या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा, जिसमें टीबी इन्फेक्शन वो सबके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, पर वो कौन सी फॉर्म में होता है, डोरमेंट फोज में स्टेज में होता है। वहाँ पे न तो कोई साइन और सिम्टम होते हैं, और वो ट्रांसमिट भी डिजीज को नहीं कर सकता है, न तो साइन और सिम्टम और ट्रांसमिट भी डिजीज को नहीं कर सकता। तो ये हो गया लेटेंट स्टेज के। लेटेंट स्टेज में जो भी डिजीज होता है वो डोरमेंट स्टेज में होता है। अपने एग्जाम्पल लेके देख लिया कि टीबी इन्फेक्शन होता है वो कि सबके अंदर टीबी का एक्सपोजर होता है, पर टीबी डिजीज उन्हीं में होता है जो जिसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट हो, उसमें टीबी डिजीज हो जाता है, वो एक तरह से रिजर्वेयर या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कर सकता है। पर टीबी इन्फेक्शन जिसमें प्रेजेंट है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या रिजर्वेयर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि डोरमेंट स्टेज में है टीबी। वो टीबी इन्फेक्शन जो भी अभी प्रेजेंट में टीबी इन्फेक्शन डोरमेंट स्टेज में है, वहाँ पर न तो साइन और सिम्टम प्रेजेंट है और न ही वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये अपने हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अपन नेक्स्ट देखेंगे अब कुछ केसेस है, जैसे अपन बात कर रहे थे इसमें, अपन लास्ट स्लाइड में देखा। अब आगे अपन देखेंगे, लास्ट स्लाइड में अपन देखा टाइप ऑफ द रिजर्वेयर में अपन देखे कि केसेस भी हो सकते हैं और कैरियर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो केसेज की, तो केसेज में भी अपने कौन से कि एक तो डिजीज क्लिनिकल केसेस हो सकते हैं, सब क्लिनिकल केसेस हो सकते हैं और लेटेंट केसेस हो सकते हैं। अब इसमें से अपन केसेस की बात करें तो इसमें भी कुछ डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीट पीजी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल नीट पीजी से इन्फेक्शियस डायनामिक और इन्फेक्शियस डिजीज से 2 से 3 क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन फिक्स है, इनमें डेफिनेशन आती है कब से, पिछले 2 to 3 ईयर से, कि पिछले 2 से 3 साल में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। अपन डायनामिक अपने डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इसमें से अपन और भी डेफिनेशन पढ़ेंगे होस्ट के रिगार्डिंग कि क्रोनिक कैरियर क्या होता है, कैरियर की डेफिनेशन क्या होती है, सेकेंडरी अटैक रेट वगैरह सब है, उन सब मिला के टोटल 2 to 3 डेफिनेशन आजकल कॉमन है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी केस की। प्राइमरी केस क्या, फर्स्ट केस इंट्रोड्यूस इन द पॉपुलेशन, के सबसे पहले इन्फेक्शन किसको हुआ, वो अपना हो गया प्राइमरी केस। सेकेंडरी केस क्या हो गया कि प्राइमरी केस पॉपुलेशन में प्रेजेंट था, उससे अपना एक्सपोजर हुआ, और विथ इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड में कितने लोगों को डिजीज डेवलप हुआ, कि कितने लोगों को डिजीज डेवलप हुआ, कि अपने केसेस था प्राइमरी केसेस प्रेजेंट था, प्राइमरी केसेस से कितने लोगों को विथ इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज हुआ, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी केसेस। ये याद रखना कि विथ इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर कि अपना एक्सपोजर किससे हुआ, प्राइमरी केस से अपना एक्सपोजर हुआ, उससे अपन को कितने को डिजीज हुआ, तो ये डिजीज हुआ, इन सबको बोलेंगे अपन सेकेंडरी केसेस। और ये कितने टाइम के अंदर होना चाहिए, विथ इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर।
कि प्राइमरी केस से एक्सपोजर हुआ आपका और विथ इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड में कितने लोगों को कितने डिजीज के केसेस प्रेजेंट हुए, उन सबको अपन बोलेंगे सेकेंडरी केसेस। इंडेक्स केस की बात करें तो फर्स्ट केस विच कम इनटू द नोटिस मींस द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस, जो भी फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस है उसको अपन क्या बोलेंगे, या इन्वेस्टिगेटर है उसकी फर्स्ट कौन सा केस है जो उसकी नोटिस में आया, उसको अपन बोलेंगे इंडेक्स केसेस। अब जैसे अपन बात करें कि इंडेक्स केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो इंडेक्स केसेस नॉट नेसेसरी टू बी हैव प्राइमरी केसेस। इंडेक्स केसेस है वो प्राइमरी केस भी हो सकते हैं, सेकेंडरी केस भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे अपन बात करें कोई भी डिजीज हुआ, प्राइमरी केस हुआ, उस डिजीज का अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसको अपन अभी तक वो डिजीज फैल रहा है। प्राइमरी केस से कौन सी केसेस फैले, सेकेंडरी केसेस फैले। जब भी वो इन्वेस्टिगेटर आया तो उसका जो भी फर्स्ट केस उसके नोटिस में आया, वो इसमें से अब उसको थोड़ी पता है कि पहले किसको बीमारी भी, बाद में किसको बीमारी भी, उसकी नोटिस में तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इंडेक्स केसेस है वो प्राइमरी केसेस भी हो सकता है और सेकेंडरी केसेस भी हो सकता है। फिर अपन बात करें सस्पेक्ट केसेस की, कि ए इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैज द ऑल द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज और कंडीशन, के यहाँ जो भी डिजीज फैला उसके अंदर जो भी उसका साइन और सिम्टम है वो सब प्रेजेंट है, बट येट हैज नॉट बीन डायग्नोसिस एज द हैविंग द डिजीज, कि अभी तक उसका रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और डिजीज का अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं कि साइन और सिम्टम प्रेजेंट है और डिजीज का डायग्नोसिस नहीं हुआ है, इसको अपन बोलेंगे सस्पेक्ट केसेस। फिर अपन बात करें क्रॉनिक कैरियर की बात करें अपन, तो इसमें भी क्रॉनिक कैरियर और पैराडॉक्सिकल कैरियर बहुत इसके टाइप है। तो उस बेसिस पे अपन दो डेफिनेशन इसके अपन देखेंगे कि इन सम केस डिजीज के किसी को डिजीज हुआ और आइदर ड्यू टू द इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया या इम्यून रेस्पॉन्स उसका एडिक्वेट नहीं था, कि डिजीज एजेंट इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड लीडिंग टू ए कैरियर स्टेज, कि किसी को डिजीज हुआ या तो उसका इम्यून रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं था या ट्रीटमेंट था वो इनएडिक्वेट था, इस वजह से जो भी पॉजिटिव एजेंट था उसको एलिमिनेट नहीं कर पाए अपन कंप्लीटली और वो कैरियर स्टेट में चला गया और वो अब डिजीज को ट्रांसमिट कर, उसके अंदर डिजीज प्रेजेंट नहीं है उस इंसान के अंदर, पर वो अदर पर्सन को डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट है वो उसको अपन कंप्लीटली एलिमिनेटेड नहीं कर पाए, मतलब उसके अंदर अभी प्रेजेंट है, तो वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। या अपन ऐसे बात कर सकते हैं ए इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल that harbors the specific infectious agent in the absence of the clinical disease or serve as the potential source of the infection for the other, कि किसी को इन्फेक्शन हुआ उनके अंदर अभी डिजीज एब्सेंट है पर वो एज ए कैरियर एज ए डिजीज को ट्रांसमिट करे, एज ए कैरियर का काम करे, तो उस कंडीशन को भी अपन कैरियर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करें कि नॉट इन द डोरमेंट स्टेट में, कैरियर होता है वो डोरमेंट स्टेट में होगा तो वो डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, तो कैरियर होता है वो हमेशा कभी भी डोरमेंट स्टेट में नहीं होता है, डोरमेंट स्टेट में है तो उसको अपन कभी कैरियर नहीं बोलेंगे, और कैरियर होता है वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है तभी अपन उसको कैरियर बोलेंगे। यदि डोरमेंट स्टेज में कोई डिजीज है, कोई है इन्फेक्शन, तो उसको अपन कभी भी कैरियर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो डिजीज को ट्रांसमिट नहीं करवा पाएगा। फिर अपन बात करें कैरियर में क्या क्या कॉमन एक फैक्टर होता है, कैरियर में नो साइन एंड सिम्टम मींस द नो डिजीज, कैरियर में कभी भी डिजीज नहीं हो सकता, यदि डिजीज है तो उस कंडीशन को अपन फिर केसेस बोलेंगे, कैरियर नहीं बोलेंगे। तो डिजीज नहीं होता है फिर भी वो डिजीज को ट्रांसमिट कर देता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होता है, वो एजेंट प्रेजेंट होता है, वो एजेंट को ट्रांसमिट कर देगा, तो अपन कोई भी एजेंट यदि किसी के पर्सन में चला जाएगा तो वहां पे वो डिजीज करवा सकता है। फिर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बहुत इजी डेफिनेशन है। एपिडेमियोलॉजी के लिए अपन बात करें तो दे आर मोर डेंजरस देन द केसेस, कि ये किसी को डिजीज प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होंगे, साइन और सिम्टम प्रेजेंट होंगे तो उसका वो एडमिट होगा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में, उसके एक्सपोजर है नॉर्मल पॉपुलेशन से बहुत कम लोगों में होगा और प्लस उसकी मूवमेंट है वो बहुत कम होगी, उस कंडीशन में वो डिजीज है दूसरों को ट्रांसमिटेड बहुत कम करवाएगा। पर कैरियर है, कैरियर में क्या है अपन देखा नो साइन एंड सिम्टम, के उसको डिजीज नहीं है तो उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, कॉन्टैक्ट या एक्सपोजर होगा दूसरे लोगों के साथ वो ज्यादा होगा तो दूसरे लोगों को डिजीज ट्रांसमिट ज्यादा करवाएगा। तो एपिडेमियोलॉजिकली मोर डेंजरस कौन है, कैरियर ज्यादा मोर डेंजरस है। अब इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें, कॉन्टैक्ट कैरियर के डेवलप फ्रॉम द केसेज, कि किसी को जैसे अपन बात करें किसी को डिजीज था उससे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ और मेरे को डिजीज मेरे पास आ गया, उसने वो कुछ भी कोई भी मोड के थ्रू मेरे पास आ गया डिजीज, तो इसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैरियर।
फिर है पैराडॉक्सिकल कैरियर, मीन्स द उल्टा, कि डेवलप द डिजीज फ्रॉम द अनदर कैरियर। ठीक है, क्या मेरे को अपने को डिजीज हुआ, किसी अपना एक्सपोजर किसी हुआ, किसी कैरियर के साथ एक्सपोजर हुआ, उसने अपन को डिजीज ट्रांसमिट कर दिया, तो इसको अपन बोलेंगे पैराडॉक्सिकल कैरियर। फिर अपन बात करें इनक्यूबेटरी कैरियर के, इसमें नाम में ही अपन देख सकते हैं इनक्यूबेटरी, इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम में आप एज ए कैरियर का काम करो, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटरी, स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे आप एज ए कैरियर का काम करो तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इंक्यूबेटरी कैरियर। और इसके एग्जाम्पल कौन सा, जैसे इन्फ्लुएंजा का एग्जाम्पल है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। मीजल्स का अपन बात करें तो मीजल्स का जैसे इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उस टाइम पे डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, एज ए कैरियर का काम कर सकता है, तो ये अपने हो गया इंक्यूबेटरी। प्लस नेक्स्ट आता है कन्वल्सन कैरियर, कैरियर विच शेडिंग द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द रिकवरी फेज। रिकवरी फेज डिजीज हो गया, आपने ट्रीटमेंट लिया हो या डिजीज ऑटोमेटिक सही हो गया हो, उस कंडीशन रिकवरी फेज है, फिर भी आप डिजीज को ट्रांसमिट कर पा रहे हो दूसरों को, तो इसको अपन बोलते हैं कन्वल्सन कैरियर का। आपको डिजीज हो गया और आप रिकवरी फेज में और आप फिर भी डिजीज को ट्रांसमिट कर रहे हो दूसरों को, तो इस कंडीशन में अपने एग्जांपल होंगे जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस के आपको डिजीज हो, डिप्थीरिया किसी को हो गया, वो रिकवरी फेज में फिर भी डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा है, डिप्थीरिया दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर रहा है, तो एक तरह से कन्वल्सन कैरियर हो गया। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्रॉनिक कैरियर की। क्रॉनिक कैरियर में कैरियर शेडिंग द ऑर्गेनिज्म फॉर द मोर देन 3 मंथ, कि 3 मंथ हो गए वो एज ए कैरियर का काम कर रहा है, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे क्रॉनिक कैरियर। जैसे टाइफाइड या मलेरिया, टाइफाइड या मलेरिया में कैसे किसी को टाइफाइड हो रखा था, उसने 3 महीने से लोगों को एज ए डिजीज ट्रांसमिट किया और एज ए कैरियर के रूप में। ठीक है, यदि 3 महीनों से ज्यादा के समय से वो एज ए कैरियर का काम करा तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे क्रॉनिक कैरियर। स्यूडो कैरियर क्या है, कि कैरियर है, कैरियर का काम कर रहा पर ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट कर रहा, पर ऑर्गेनिज्म वो एवोरिलेंट है। ठीक है, डिजीज उसमें वेरिलेंस है, वो वेरिलेंस पावर है डिजीज के अंदर बिल्कुल जीरो है, एवेरिलेंट ऑर्गेनिज्म है, उसको अपन बोलेंगे स्यूडो कैरियर। प्लस हेल्दी कैरियर अपन किसको बोल सकते हैं, इमर्ज फ्रॉम द सब क्लिनिकल केसेस, के सब क्लिनिकल केसेस है वो यदि डिजीज एज ए कैरियर का काम कर सकते हैं तो उसको अपन बोलते हैं हेल्दी कैरियर, के विक्टिम ऑफ द सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हु हैज डेवलप्ड द कैरियर स्टेट विदाउट द सफरिंग फ्रॉम डिजीज बट शेडिंग द डिजीज एजेंट, के उनके अंदर अभी तक डिजीज नहीं हुआ है, एब्सेंट है विदाउट डिजीज, वो इन्फेक्शन सोर्स में लेकिन वो कैरियर का काम कर रहे हैं, तो उनको अपन बोलेंगे हेल्दी कैरियर। जैसे एग्जांपल अपन बात करें पोलियो की, कोलेरा की, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, साल्मोनेलासिस या डिप्थीरिया, ये केसेस क्या होते हैं, सब क्लिनिकल केसेस में है, सब क्लिनिकल टाइप के केसेस हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं जैसे पोलियो है तो सब क्लिनिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट है, पर वो एज ए कैरियर का काम करा कि उसमें अभी तक डिजीज डेवलप नहीं हुआ उस इंसान पर, वो डिजीज दूसरों में पोलियो एजेंट है उसको ट्रांसमिट कर रहा है, उनमें दूसरों में डिजीज करवा रहा है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट है अपन ह्यूमन रिजर्वर हो गया, फिर एनिमल रिजर्वर की बात करें, एनिमल हार्बर द एजेंट एंड ट्रांसमिट टू द ह्यूमन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट होता है डिजीज को, उसको क्या बोलते हैं अपन, जूनोसिस डिजीज। जैसे जूनोसिस डिजीज की अपन बात करेंगे, प्लेग है वो जूनोसिस डिजीज है, रेबीज है वो जूनोसिस डिजीज, और भी बहुत सारे हैं, तो अपन अपने हर ये जूनोसिस डिजीज भी वीडियो बनाएंगे, वो आप देख सकते हो अपने चैनल पे। ठीक है, तो अपन रेबीज के बारे में बात करें तो रेबीज में अब कौन एनिमल कौन है रिजर्वर का काम करता है, डॉग्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं और जैकल्स हो सकते हैं, तो ये एक तरह से रिजर्वर का काम कर रहा है, इससे ट्रांसमिट किस में हो रहा है, एनिमल से ह्यूमन में, तो इसको अपन कौन सा बोलेंगे, जूनोसिस डिजीज। प्लेग होता है वो कहाँ से ट्रांसमिट होता है, रेड के, रेड से किस में ट्रांसमिट होता है, ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, तो ये भी एक तरह से जूनोसिस डिजीज है। फिर रिजर्वेयर इन द नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे अपन सोइल में प्रेजेंट हो, वाटर में प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक मैटर में, जैसे सोइल में बात करें तो टिटनेस का जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सोइल में। वाटर में बात करें तो जो भी फीको और रूट से डिजीज फैल, जैसे हेपेटाइटिस ए की बात करें, हेपेटाइटिस ए का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें कोलेरा का होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर में। लेप्टोस्पायरोसिस का कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर में। ऑर्गेनिक मैटर बात करें तो फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग की बात करें अपन, फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग जो एजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फूड के अंदर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इसको बोल सकते हैं, तो फूड के थ्रू अपन को डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो एक तरह से अपना एग्जांपल हो गया कि नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी जहाँ से अपन को वो एज ए अपने रिजर्वर का काम कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग तो सोइल भी काम कर सकती है, वाटर प्लस ऑर्गेनिक मैटर, तो इसके अपने एग्जाम्पल भी देख लिए, सोइल में टिटनेस हो सकता है,
एंथ्रेक्स हो सकता है, और वाटर से अपन को कौन सा कोलेरा हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर से अपन को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फिर अपन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें से अपन को डायरेक्ट मोड कौन से है और इनडायरेक्ट मोड कौन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से अपन को क्वेश्चन एमसीक्यू आने के मोस्ट कॉमन चांसेस है कि आपको एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं कौन सा मोड डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो अपन जैसे अपन बात करें डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बेसिस पे कि आपको जो भी इसमें क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है कि जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो डायरेक्ट जैसे एनिमल टू एक पर्सन टू दूसरे पर्सन है डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है, जिसमें एनवायरमेंट में ज़्यादा देर तक उसको रुकने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट में इसमें कोई न कोई इन्वायरमेंट में वो एक तो पहले तो वो एजेंट है वो सर्वाइव करे, प्लस कोई न कोई उसको ऐसा एक फैक्टर चाहिए जो उसको ट्रांसमिट उसको हेल्प करे इन्वायरमेंट में एक जगह से दूसरी जगह में जाने में, एक होस्ट से दूसरी जगह होस्ट में उसको पहुंचाने में एजेंट को हेल्प करे, तो उसको अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट। जैसे अपन कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करें, जैसे स्केबीज है, जैसे मेरे को किसी को स्केबीज हो रखा है, उसने किसी को टच किया तो डायरेक्ट डिजीज ट्रांसमिट हो गया। फिर अपन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करें, ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स था कि ड्रॉपलेट है उसकी साइज है वो मोर देन 5 माइक्रोमीटर है, ठीक है, तो यदि ये भी एक तरह से डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एग्जांपल है, क्योंकि डायरेक्ट यदि ट्रांसमिट हो गया तो ठीक है, वरना ये ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएगा और एयर में सस्पेंड नहीं रह सकता, एयरबोर्न नहीं हो सकता, एयर में सस्पेंड नहीं हो सकता। यदि डायरेक्ट ट्रांसमिट हो गया तो ठीक है ड्रॉपलेट, जिसकी साइज अपन ड्रॉपलेट किसको बोलते हैं, जिसकी साइज मोर देन 5 माइक्रोमीटर हो, उसकी अपन को बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट की साइज 5 या मोर देन 5 हो उसको अपन बोलते हैं ड्रॉपलेट। वो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो गया तो ठीक है, जैसे किसी ने खांसी की, स्नीजिंग के सामने दूसरा पर्सन, उसको डायरेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है। यदि वहां पे कोई दूसरा पर्सन नहीं प्रेजेंट है उस टाइम पे, तो वो जो भी ड्रॉपलेट है वो सेटल डाउन हो जाएंगे और बाद में इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोइल, ये भी एक मोड ट्रांसमिट हो सकता है, जिसमें से बात करें अपन टिटनेस की, तो टिटनेस के कोई भी कॉन्टामिनेटेड सॉइल है उससे अपना कॉन्टैक्ट हुआ, बेयर फुट हो गया या अपनी इंजरी हो रखी थी अपने, उसके थ्रू वो डायरेक्ट एजेंट है वो सॉइल से अपने बॉडी में एंट्री कर गया। फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन ऑफ द पॉजिटिव एजेंट इनटू द ह्यूमन इनटू द बॉडी, जैसे अपन बात करें रेबीज की, रेबीज में अपन डॉग बाइट हुआ तो किसी यदि डॉग्स को रेबीज था उसने क्या किया, डायरेक्ट एजेंट को डायरेक्ट इनोकुलेट कर लिया अपनी बॉडी में। फिर अपन बात करें ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिट, कि मदर थी, मदर को कोई डिजीज था, उसके मदर से किस में आ गया, उसके बेबी में इन्फेक्शन आ गया वो, तो इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर टू बेबी डिजीज, कोई भी इन्फेक्शन वो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो गया, तो ये एक तरह से डायरेक्ट मोड हो गए। फिर अपन इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें वाइकल बॉर्न डिजीज हो सकता है कि व्यक्ति कोई भी एजेंट है जहाँ से एजेंट कोई भी एजेंट है जहाँ पे जैसे किसी को डिजीज था वहाँ से एजेंट एग्जिट किया, पोर्टल ऑफ द एग्जिट किया, वहां से उसको व्हीकल की जरूरत पड़ सकती है, वेक्टर की जरूरत पड़ सकती है, एयरबोर्न हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड है बहुत टाइम, फॉर्माइट के थ्रू या अनहैंड या हाइजीन, अपन ने कोई भी कहीं भी किसी को टच किया अनक्लीन प्लेसेस को, वहां से इन्फेक्शन अपने हैंड या फिंगर्स पे आ गया और फिर अपन को ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके लिए कोई न कोई बीच में एजेंट को ट्रांसमिशन के लिए कोई न कोई मोड चाहिए, उसके थ्रू वो एजेंट है वो दूसरे इंसान तक पहुंचता है, वहां पर डिजीज करवा सकता है। अब वन बाय वन अपन सबको देखेंगे। सबसे पहला अपन क्या था, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, पहला अपना था डायरेक्ट ट्रांसमिशन। उसमें से भी अपना पहला क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट, क्या आपको हाथ से हाथ मिलाने पे या कोई भी बॉडी पार्ट में डिजीज है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो आपको डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। स्किन टू स्किन हो गया, म्यूकोजा टू म्यूकोजा हो गया, प्लस सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, इससे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ और डिजीज ट्रांसमिट हो गया। तो एक कौन सा मोड हो गया, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे एसटीडी की बात करें, सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी और सैंक्रोइड, ये सब सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकते हैं। लेप्रोसी की बात करें तो वो म्यूकोजा टू म्यूकोजा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है। फिर स्किन इन्फेक्शन की बात करें, स्केबीज हो गया, ट्रेकोमा हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकते हैं डिजीज। तो एक तरह डायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन हो गया। फिर अपन बात करें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की, अपने बात किया था ड्रॉपलेट की कितनी साइज होती है, 5 या मोर देन 5 माइक्रोमीटर, तभी अपन उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलेंगे। कि स्प्रे ऑफ द ड्रॉपलेट ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग और स्पीटिंग, इस टाइम पे अपन ने क्या किया, जो भी ड्रॉपलेट उसको स्प्रे आउट कर दिया। तो ये डिस्टेंस ऑफ द स्प्रेड यूजुअली लिमिटेड टू द 30 to 60 सेंटीमीटर, पर लेस देन 1 मीटर तक ये डिस्टेंस तक ड्रॉपलेट होती है वो
स्प्रेड आउट होता है वहां तक वो मूवमेंट हो पाती है। यदि मान लो इन दोनों, जैसे अपन यहाँ बात करें कि इसने यहाँ इसने स्नीजिंग की, इस इंसान ने स्नीजिंग की और दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो लेस देन 1 मीटर है। तो इसने स्नीजिंग की, जो भी इसने स्प्रे आउट किया जो भी कफिंग से थ्रू एजेंट को, वो डायरेक्ट इसने एक्सहेल किया, उसने डायरेक्ट इनहेल कर लिया, तो डिजीज ट्रांसमिट डायरेक्टली ट्रांसमिट हो गया। और इसकी जो ड्रॉपलेट है इसकी साइज क्या है 5 या मोर देन 5 माइक्रोमीटर। और लेस देन 5 माइक्रोमीटर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं कि लेस देन 5 माइक्रोमीटर उसको अपन बोलते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, उसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। और वो कौन से किसका एग्जांपल है, वो इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन का, कि आपने आपने कफिंग स्नीजिंग की और आप कफिंग या स्नीजिंग की, वहां पे कोई भी दूसरा होस्ट प्रेजेंट नहीं था और वहां से आप चले गए, जो भी वो, क्योंकि स्मॉल साइज है यदि ड्रॉपलेट की, तो एयर में सस्पेंडेड रहेंगे, एयरबॉर्न हो जाएंगे, और कोई भी थोड़ी देर बाद या मान लो आधे घंटे बाद है तो एयर सस्पेंडेड है, एयर में वो सस्पेंड हो रहा है, तो उसको कोई भी इनहेल करेगा तो उसको डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि उसकी जो भी माइक्रो पार्टिकल है वो उसकी साइज है बहुत स्मॉल है, लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, तो वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होते। फिर अपन इसकी ड्रॉपलेट साइज की बात की कि ये लार्ज होते हैं 5 या मोर देन 5 इसकी साइज होती है। कि पोटेंशियल अब देखें कि पोटेंशियल फॉर द ड्रॉपलेट स्पीड इंक्रीज इन द कंडीशन के, कौन सी कंडीशन जहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो इंक्रीज हो सकता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के, क्लोजनेस के, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन बहुत लेस है, ओवर क्राउडिंग की कंडीशन में होने के ज्यादा चांसेस है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, यदि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं उस कंडीशन में भी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसके एग्जांपल क्या है, डिप्थीरिया हो गया, पर्टुसिस हो गया, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हो गया, ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के एग्जांपल है। फिर अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को पता होना चाहिए कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट मोड का, और ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन का है। और ये डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन का एग्जांपल कौन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये अपन को याद रखना है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और ये है वो डायरेक्ट है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। साइज की बात करें तो इसमें साइज होती है मोर देन 5 माइक्रोमीटर, लार्ज होता है, इसमें लेस देन 5 माइक्रोमीटर। डिस्टेंस होती है कि इसमें शॉर्ट डिस्टेंस गैप है वो कम होना चाहिए, ताकि क्योंकि साइज बड़ी है तो गैप कम होगा तो जल्दी ट्रांसमिट हो पाएगा। इसमें क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी एयर में सस्पेंडेड होते हैं और ट्रेवल करते हैं, वो भी बहुत डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं और एयर में सस्पेंडेड होते हैं, तो कोई भी इंसान थोड़ी देर बाद आएगा तो भी एयर में सस्पेंडेड हो गए तो इनहेल कर लेगा उन एजेंट को, तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को इनहेल कर लेगा तो भी इनको इन्फेक्शन हो सकता है। ड्यूरेशन इन द एयर के ब्रीफ के बहुत फॉल क्विकली, ग्रेविटी की वजह से बहुत क्विकली फॉल डाउन होता है, सेटल डाउन हो जाता है, ये कई घंटों तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, एयर में लटके रहते हैं, और इन्फेक्शन वहां से कोई भी इंसान गुजरेगा तो इनहेल करेगा तो वो इनहेल हो जाएंगे एजेंट, उनको डिजीज करवा सकते हैं। फिर अपन एग्जांपल की बात करें तो डिप्थीरिया पर्टुसिस हो गया, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की बात करें तो टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स और कोविड-19 हो गया। इसलिए कोविड-19 में फिर अपन आते हैं कॉन्टैक्ट विद द सोइल, कि आपने कॉन्टामिनेटेड कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टामिनेटेड सोइल है, उससे यदि आपका कॉन्टैक्ट हो गया तो भी आपको डिजीज हो सकता है। ये भी कौन सा मोड है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कि डायरेक्ट सोइल के अंदर एजेंट प्रेजेंट था, आपने कॉन्टैक्ट किया, डायरेक्टली आपको डिजीज ट्रांसमिट हो गया, तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कि ससेप्टेबल पर्सन कम इन द कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टामिनेटेड सोइल अलाउइंग द इन्फेक्टिव एजेंट टू एंटर थ्रू द स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, कि अपन किससे बेयर फुट के अपन घूम रहे हैं या कोई अपन को वुंड हो रखी है, वो वुंड है वो कॉन्टामिनेटेड सोइल के कॉन्टैक्ट में आ गया, एब्रेजन हो रखा है वो कॉन्टामिनेटेड सोइल के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो उस कंडीशन में अपन को जो पॉजिटिव एजेंट है वो डायरेक्ट अपने बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा, एंट्री कर लेगा। तो इसमें अपने एग्जाम्पल कौन सा है, टिटनेस हो गया, वुकॉम हो गया, एस्केरिसी हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये सब है, ये कॉन्टैक्ट विद द सोइल के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले डिजीज है। फिर अपन बात करें इनोकुलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोजा, कि डायरेक्ट इनोकुलेट हो गए स्किन और म्यूकोजा में, कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम या टिश्यू में इनोकुलेट हो गए, किसके थ्रू, बाइट्स के थ्रू या स्क्रैच के थ्रू या कॉन्टामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट था वो कॉन्टामिनेटेड था, उसका अपने बॉडी में प्रिक हो गया, तो उस वजह से भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल करें रेबीज है, इसका एग्जाम्पल है, डॉग बाइट है, डॉग बाइट ने अपन को बाइट किया और जो भी पॉजिटिव एजेंट था उसको अपने डायरेक्ट अपनी बॉडी में इनोकुलेट कर लिया। या हेपेटाइटिस बी, HIV कॉन्टामिनेटेड निडल है, सिरिंज है, या ट्रांसफ्यूजन कर रहे, कोई ब्लड जो भी
इन्फेक्टेड ब्लड है, जिसका ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, HIV के पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है, वो डायरेक्ट अपनी बॉडी में इनोकुलेट हो जाएंगे। अपन एंथ्रेक्स की बात करें तो हैंडलिंग द इन्फेक्टेड हाइड्स के इन्फेक्टेड, जिनमें भी हाइड्स इन्फेक्टेड है उनको अपन हैंडल कर रहे हैं, और वहाँ से अपन डायरेक्ट बॉडी के कॉन्टैक्ट में आए वो डायरेक्ट एंट्री कर गया एंथ्रेक्स जो एंथ्रेक्स का पॉजिटिव एजेंट है वो बैसिलस एंथ्रेक्स। फिर अपन बात करें लास्ट है अपना ट्रांसप्लेसेंटल क्या वर्टिकल ट्रांसमिशन। कैसे हो सकता है? इन्फेक्शियस एजेंट क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फिटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी के टाइम पे उसने किसको क्या किया, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर टू बेबी में ट्रांसमिट हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है टोर्स इन्फेक्शन। सबने सुन रखा होगा नाम टोर्स इन्फेक्शन, तो सबको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। टी का मतलब टी और को अपन किसका यूज करते हैं? टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। आर का यूज किसमें करते हैं? रूबेलासिस में। सी का यूज साइटोमेगालोवायरस, और एच का यूज हर्पिस सिम्प्लेक्स। और कौन कौन से डिजीज होते हैं? सिफिलिस हो सकता है, वेरिसेला, हेपेटाइटिस बी, कोक्सासिकी बी वायरस, HIV, एड्स होते हैं। ये सब डिजीज है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर टू बेबी को रीच आउट हो सकते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सा इन्फेक्शन है जो मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अपने जैसे कॉलेज में बात करें अपन, जैसे याद रखने के लिए आपसे बात करें, जब भी अपन फर्स्ट ईयर में MBBS में एडमिशन लेते हैं तो शुरू में क्या होता है, क्लास में CR बनता है। तो अपन उस हिसाब से याद रख सकते हैं कि फिर CR होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि फर्स्ट ईयर में CR बनते हैं, तो रूबेला प्लस चिकन पॉक्स होते हैं, इनका ट्रांसमिशन फर्स्ट ईयर में सबके कॉमन होता है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर सेकंड ईयर में क्या होता है, सबको पारो वायरस की सबकी लाइफ में पारो आ जाती है, सब किसी न किसी की गर्लफ्रेंड वगैरह बॉयफ्रेंड वगैरह बनने का सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में अपने इसे याद रखते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में पारो वायरस हो गया। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इंसान का CR से भी विश्वास उठ जाता है, सब सीरियस होता है, उस टाइम उसके बनते फर्जी दोस्त कि टॉक्सा, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी, सिफा वगैरह ये सब ये दोस्त बनते हैं। तो इस वजह से मैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, तो इस वो सब होते हैं ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रांसमिट हो सकते हैं। फिर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी है तो इसमें से कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट हो, तो उसको अपने याद रख सकते हैं 2H से, कि दो जो भी H वाले नाम वाली डिजीज है जैसे HIV प्लस हर्पिस, ये दोनों डिजीज है, ये कब ट्रांसमिट होते हैं? ड्यूरिंग डिलीवरी। कि ड्यूरिंग डिलीवरी इनको अपन प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्टिव या प्रेजेंट है उस कंडीशन में अपन वेजाइनल डिलीवरी को प्रिवेंट, उसको अपन वेजाइनल डिलीवरी को अपन उसमें सिजेरियन सेक्स, इस यदि इन्फेक्शन को अपन को प्रिवेंट करना या बेबी को ट्रांसमिट होने से बचाना है तो उस कंडीशन में अपन सिजेरियन सेक्शन के थ्रू अपन डिलीवरी करवा सकते हैं, तो अपनी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से बच्चे में ट्रांसमिट इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। फिर बात करें इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, इसके भी 5 टाइप होते हैं। जैसे आपने बात की, सबसे पहला है वाइकल बॉन्ड के इंफेक्शियस एजेंट कैरीड इन द वाटर, फूड, मिल्क, ब्लड या टिश्यू, प्लाज्मा या सीरम या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, किसी के भी थ्रू अपन ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे द एजेंट में भी मल्टीप्लाई इन द वाइकल, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन फूड वो मल्टीप्लाई कर सकता है, और सर्वाइव पैसिवली जैसे हेपेटाइटिस इन द वाटर, के वो जो भी एजेंट है वो किसी भी मोड के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है जैसे वाटर, फूड वगैरह, उसमें वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है और सिर्फ सर्वाइव कर ले, ताकि वो एक दूसरी जगह से जैसे होस्ट के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा तो वहाँ जाके वो डिजीज करवाएगा। जैसे अगर वाटर बॉर्न की डिजीज की बात करें तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन से हो गए? कोलेरा हो गया, ठीक है ना, और हेपेटाइटिस A हो गया, पोलियो वायरस हो गया। यहाँ वाइकल कौन है? वाटर है। वाटर वाइकल काम कर रहा है किसके लिए? एजेंट के लिए। वाटर है एक तरह से वाइकल का काम कर रहा है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक उसको डिजीज को पहुंचाने में काम कर रहा है, एजेंट को पहुंचाने में हेल्प कर रहा है वाटर। फूड है वो है हेल्प कर रहा है कि डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में, जैसे साल्मोनेलासिस, फूड पॉइजनिंग, कौन कौन से हो सकते हैं? फूड पॉइजनिंग, बोटुलिज्म, ये सब फूड बॉर्न डिजीज है। फिर मिल्क बॉर्न डिजीज की बात करें तो मिल्क है वो हेल्प कर रहा है एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बोविस टाइप हो गया, वो कौन सा है? मिल्क बॉर्न डिजीज है। प्लस ब्रूसेलोसिस है, ये भी मिल्क बॉर्न डिजीज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिल्क बॉर्न डिजीज के नाम याद होने चाहिए, कम से कम 2 याद रखो। माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है जिसकी वजह से TB होता है, वो भी एक मिल्क बॉर्न डिजीज है, और ब्रूसेलोसिस है वो भी मिल्क बॉर्न डिजीज है। फिर ब्लड या टिश्यू रिलेटेड बात करें कि इन्फेक्टेड ब्लड है उससे मलेरिया, जैसे अपन ब्लड प्रोडक्ट की बात करें उसमें मलेरिया का एजेंट प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस B का प्रेजेंट है, या HIV प्रेजेंट है। इसका भी एक तरह से ब्लड है, एक तरह से किसको ट्रांसमिट अपन को किसके लिए एज ए वाइकल का काम कर रहा है, इन एजेंट के लिए एज ए वाइकल का काम कर रहा है, तो डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है। फिर अपन बात करेंगे कि वाइकल बॉन्ड हो गया, और नेक्स्ट कौन सा है? वेक्टर बॉन्ड। वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन के मैकेनिकल सिंपल कैरीज ऑफ द पैथोजन ऑन लेग
या प्रोबोसिस या बॉडी ऑफ द वेक्टर विदाउट द मल्टीप्लिकेशन, कि वेक्टर के अंदर कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैरिंग आउट होते हैं। इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेक्टर बॉर्न डिजीज। और यदि ये इसमें डेवलपमेंट प्लस मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको अपन बोलेंगे बायोलॉजिकल वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है बायोलॉजिकल। मैकेनिकल वो जिसमें सिंपल कैरिंग करते हैं, उसकी मतलब कैरिंग होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे उसके एज ए व्हीकल का काम करता है, उसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होता है। जैसे अपन बात करें हाउसफुली कैरिंग द सिजेला, के सिजेला को कैरिंग करती पर उसका हाउस फ्लाई के अंदर, सिजेला का हाउस फ्लाई में कोई भी मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ग्रोथ वगैरह नहीं होती। ये साल्मोनेसिस फ्रॉम द फिशेस टू स्टूल, के फिशेस टू फूड तक, यदि फिशेस टू फूड तक ट्रांसमिट हो रहा है साल्मोनेसिस, तो इसमें भी इसकी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एज ए कैरीज हो रहा है। अब बात करें बायोलॉजिकल में, तो पैथोजन अंडरगोज द डेवलपमेंट या मल्टीप्लिकेशन या बोथ इनसाइड द वेक्टर बिफोर द ट्रांसमिशन, के ट्रांसमिशन वेक्टर के अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम कोजिटिव एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम। तो एनाफ्लीज के अंदर ये इनकी सेक्सुअल साइकिल चलती है, तो डेवलपमेंट प्लस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। प्लेग है जिसमें कोजिटिव एजेंट कौन है, यर्सिनिया पेस्टिस है, इसका डेवलपमेंटल और मल्टीप्लिकेशन किस में होता है, रेड फ्ली में होता है। फाइलेरियासिस है, कोजिटिव एजेंट कौन है, वोचेरिया ब्रोक्टोम्पटी है, मॉस्किटो के अंदर इसका भी डेवलपमेंट होता है। काला आजार की बात करें तो कोजिटिव एजेंट कौन है, लेशमिनिया डोनोवेनेसिस। और ये इसके वेक्टर का कौन काम करती है, सैंड फ्लाई, तो सैंड फ्लाई के अंदर भी इसका ग्रोथ और इसका डेवलपमेंट हो सकता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट की। बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में अपन थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। इसकी 3 टर्म होती है, एक होता है साइक्लो डेवलपमेंटल, एक होता है प्रोपागेटिव और एक होता है साइक्लो प्रोपागेटिव। इन तीनों टर्म्स के बारे में अपन को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आप ऐसे याद कर सकते हो कि साइक्लो डेवलपमेंटल, इसमें से आप डेवलपमेंटल के ऊपर फोकस करो कि साइक्लो डेवलपमेंटल, कि उसके अंदर डेवलपमेंटल साइक्लिकल डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे एजेंट के अंदर। तो एजेंट चेंजेस इट इज सेफ व्हेन एंटरिंग इनटू द वेक्टर, के वेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके चेंजेस सेफ में चेंजेस होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे फाइलेरिया एजेंट है वो क्यूलेक्स के अंदर उसका सिर्फ और सिर्फ चेंजेस इन सेफ, के उसका सिर्फ डेवलपमेंट होगा प्लस उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लो डेवलपमेंटल। ये किसका एग्जांपल है, क्यूलेक्स का। फाइलेरिया का एग्जांपल फाइलेरिया एंड क्यूलेक्स। फिर अपन प्रोपागेटिव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइज होते हैं वेक्टर के अंदर, एजेंट सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। इस कंडीशन ओनली मल्टीप्लिकेशन मीन द ओनली इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है ना। जैसे अपन बात करें इसके जैसे डेवलपमेंटल की बात करें, जैसे इनकी फॉर्म होती है, जैसे अपन मलेरिया की बात करें तो लार्वा से अडल्ट फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, तो ये एक तरह से डेवलपमेंटल हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई मीन्स ना कि वहाँ पे 2 लार्वा थे, 2 लार्वा से कि उनकी नंबर ऑफ द स्पीसीज है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, 2 से 4 हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ द ओनली इंक्रीज इन द नंबर, के वो नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं प्रोपागेटिव, क्या मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या एग्जांपल होगा, प्लेग। प्लेग का जो भी एग्जांपल एजेंट होता है यर्सिनिया पेस्टिस, वो जो भी अपने रेड फ्ली होती है, रेड फ्ली के अंदर वो मल्टीप्लाई होकर उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, यर्सिनिया पेस्टिस जो पॉजिटिव एजेंट है उनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब अपने बात करें साइक्लो प्रोपागेटिव मीन्स द जिसमें ये वाला नाम भी आ गया और ये वाला नाम भी आ गया, तो दोनों का मिक्सर है, ये प्लस है किसका, 1 और 2 का मिक्सर है। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट चेंजेस इन द शेप, मल्टीप्लिकेशन मीन्स द नंबर इन द इंक्रीज नंबर, के नंबर इनकी इंक्रीज हो गई कि एक सब कहाँ हो रहा है, वेक्टर के अंदर। किसके साथ हो रहा है, ये एजेंट में, एजेंट का जो है नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्लस जो उनका शेप है उनका डेवलपमेंट भी उनका प्रॉपर हो रहा है। तो इस कंडीशन का एग्जांपल क्या है कि प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट है, जैसे अपन प्लाज्मोडियम एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे इसका डेवलपमेंट प्लस मल्टीप्लिकेशन दोनों होता है। जैसे अपने आप देखें, नेक्स्ट है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, कि अपने इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन का पहला मेथड कौन सा देखा था, व्हीकल बॉर्न, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा देखा था, वेक्टर बॉर्न, जिसमें अपने दोनों टाइप देखे थे कि मैकेनिकल वेक्टर में क्या होता है, सिर्फ कैरिंग करती है, और बायोलॉजिकल वेक्टर में क्या होता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस कैरिंग दोनों होती है। और तीसरा अपना मेथड है एयरबॉर्न मेथड।
जिसके अपन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी एयरबोर्न ट्रांसमिशन का काम कर सकती है, डस्ट भी कर सकती है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई अपन किसको बोलेंगे, जिनकी साइज है वेरी फाइन, के लेस देन 5 माइक्रोमीटर, फॉर्मेड फ्रॉम द एवापोरेटेड, मतलब ड्राइड पोर्शन ऑफ द dried droplet remaining suspended in air can be inhaled deep into the lungs. Evaporated droplet, ये जैसे अपने जो भी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होता है, एयर में ड्राइड आउट हो जाते हैं, जो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, वो एयर में स्मॉल, बहुत साइज बहुत स्मॉल है तो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होते, तो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, और कोई भी आके यदि उस कंडीशन में आके इनहेल कर लेता है उनको, तो उनको डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या होगी, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और चिकन पॉक्स। फिर अपन डस्ट की बात करें तो इन्फेक्टिव एजेंट प्रेजेंट इन द डस्ट में प्रेजेंट है, या सॉइल में, या ड्राइड फिशेज में, या स्पूटम डिस्पर्स इन द एयर, तो एयर में स्पूटम में डिस्पर्स हो रखा हो, या ड्राइड फिशेज है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड है, या सॉइल है, या डस्ट है, वो सब इनके अंदर, इनके ऊपर ये इन्फेक्टिव एजेंट है वो प्रेजेंट है। जिसमें एंथ्रेक्स स्पोर की बात करें, टिटनेस की बात करें, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्यू फीवर, ये सब के सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब भी हवा वगैरह आती है तो ये सब हवा में उड़ जाते हैं, तो अपन जब भी इनको इनहेल वगैरह करते हैं तो ये सब अपन को डिजीज करवा सकते हैं, जब भी अपन इनको एजेंट अपने अंदर एंट्री कर देंगे। फिर अपन बात करें, नेक्स्ट है, तीसरा हो गया एयरबोर्न, चौथा है फोमाइट बॉर्न, कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कॉन्टामिनेटेड विद द इन्फेक्शियस डिस्चार्ज कैन ट्रांसमिट द डिजीज। कोई भी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इन्फेक्शियस जो कॉन्टामिनेटेड हो रखे, किससे, इन्फेक्शियस डिस्चार्ज से कॉन्टामिनेटेड हो रखे वो। जैसे अपन एग्जाम्पल बात करें, क्लोथ्स हो गए, या यूटेंसिल हो गया, नोब हो गया, या टॉवेल हो गया, ये जो ये सब इन्फेक्टेड है, और ये कोई पॉजिटिव, जैसे इनके किससे इन्फेक्टेड है, डायरिया, क्यों ना, डिप्थीरिया के पॉजिटिव एजेंट से डिप्थीरिया फैलाएंगे। इसके बीज है, जिस किसी को इसके बीज हो रखा है, किसी ने यूज किए ये वाले सब क्लोथ्स वगैरह या टॉवेल वगैरह अपन ने शेयर कर लिया इसके बीज वाले पेशेंट को, तो इसके बीज के जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो टॉवेल पे चले जाएंगे, और दूसरा कोई हेल्दी पर्सन है वो उसको यूज करेगा तो उसको भी इसके बीज हो सकता है। फिर ट्रकोमा है वो भी इसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के थ्रू। या कॉन्टामिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट स्प्रेडिंग द हेपेटाइटिस बी, HIV, जो भी कॉन्टामिनेटेड, जैसे नीडल की बात करें, किसी हेपेटाइटिस बी या HIV के पेशेंट को सैंपल लेने के लिए अपनी नीडल यूज की, तो उसको HIV हेपेटाइटिस बी था, तो नीडल क्या होगी, इन्फेक्टेड होगी। यदि अब उसके ऊपर, अब नीडल के ऊपर कौन प्रेजेंट है, ये हेपेटाइटिस बी और HIV का वायरस प्रेजेंट है, यदि अपन किसी और में अपन ये यूज करेंगे तो वो एक तरह से डिजीज को ट्रांसमिट हो सकता है इसमें। लास्ट है अपना अनक्लीन हैंड एंड फिंगर। जैसे अपने 5 टाइप पढ़ लिए इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के। सबसे पहला व्हीकल बॉर्न था, दूसरा वेक्टर बॉर्न था, तीसरा एयरबॉर्न था, चौथा फोमाइट बॉर्न था, और पांचवा है अपना अनक्लीन हैंड और हाइजीन, कि अपना हैंड है वो कॉन्टामिनेटेड हो गया पैथोजन से, किसके थ्रू, फ्रॉम द अपन को फीसेज, नेजल सिक्रेशन या अदर सोर्स, कि अपन को वहाँ टच डाउन किया तो वहाँ से अपना हैंड कॉन्टामिनेटेड हो गया, उस हैंड को अपना बॉडी के अपन कहीं भी माउथ के टच कर लिया, आई के टच कर लिया, या फूड जो अपन कंज्यूम करने वाले उसको अपन उस कॉन्टामिनेटेड हेड से टच कर लिया, तो वो डिजीज है वो अपन को ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करें, फीकोरल डिजीज है, टाइफॉइड है, पोलियो है, एस्केरिस है, डायरिया है, ये सब अनक्लीन हैंड और हाइजीन की, अनक्लीन हैंड और फिंगर की वजह से ट्रांसमिट होता है। फिर आई इन्फेक्शन है, ट्रेकोमा हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, ये भी एक तरह से इसके एग्जाम्पल है कौन से, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जो पांचवा मेथड है, अनक्लीन हैंड और फिंगर्स। फिर अपन बात करेंगे ससेप्टिबल होस्ट की, कि होस्ट, अब जैसे अपने बात किया कोई भी यदि मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, अब जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो किसके अंदर एंट्री करेगा, होस्ट के अंदर एंट्री करेगा, किसके थ्रू, पोर्टल ऑफ द एंट्री के थ्रू, कोई भी पोर्टल के थ्रू वो एंट्री करेगा। तो अपन इसमें देखेंगे होस्ट के टाइप कौन से होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं, कोई भी एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, उसकी 2 साइकिल होती है, एक तो सेक्सुअल साइकिल और एक एसेक्सुअल साइकिल। यदि सेक्सुअल साइकिल जहां होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट भी बोल सकते हैं, और जहां पे एसेक्सुअल साइकिल होगी उस एजेंट की उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। जैसे अपन यहाँ एग्जांपल लेके बात करें मलेरिया में, मलेरिया की बात करेंगे दोनों में एग्जांपल के, तो मलेरिया में पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, प्लाज्मोडियम, और यहाँ पे प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल कहाँ पे होती है, एनाफ्लीज में। तो मलेरिया के केस में प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट कौन हो गया, एनाफ्लीज। और मलेरिया में अपन बात करें तो प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल साइकिल कहाँ पे होती है, मैन के अंदर, तो मैन क्या हो गया यहाँ पे, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट हो गया। फिर अपन बात करें डेड एंड होस्ट,
कि नो मैन टू मैन ट्रांसमिशन, के कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज है वो मैन को हो गया पर मैन किसी और इंसान को, किसी और होस्ट को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेड एंड होस्ट। जैसे रेबीज हो गया, कि रेबीज एक बार हो गया तो किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। जापानीज इंसेफेलाइटिस, टिटनस, ब्यूबोनिक प्लेग, के प्लेग का भी ब्यूबोनिक टाइप है, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते आप उसको। तो ये सब क्या है, डेड एंड होस्ट है, कि आप इसको डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते अदर होस्ट को। फिर बात करें नेक्स्ट है ओब्लिगेट होस्ट, कि ओनली मैन इज द होस्ट। जैसे मीजल्स हो गया, टाइफाइड हो गया, जिसमें होस्ट होते हैं सिर्फ मैन होते हैं, कोई दूसरा होस्ट नहीं हो सकता, तो उसको अपन ओनली मैन ह्यूमन है वही होस्ट हो सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ओब्लिगेट होस्ट। फिर अपन बात करें यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें प्राइमरी होस्ट प्लस सेकेंडरी होस्ट कुछ डिजीज के बारे में। प्राइमरी होस्ट किसको बोलेंगे अपन, प्राइमरी होस्ट को अपन दूसरा नाम क्या है, डेफिनेटिव होस्ट भी बोल सकते हैं, और इसको अपन दूसरा नाम क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट भी बोल सकते हैं। और प्राइमरी होस्ट के अंदर कौन सी साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल अकर होती है, और इसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल जिसके अंदर होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी होस्ट। तो जैसे अपन मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में सेक्सुअल साइकिल कहाँ पे होती है, मॉस्किटो के अंदर, तो मॉस्किटो क्या हो गया, प्राइमरी होस्ट। और एसेक्सुअल साइकिल कहाँ पे होती है, मैन के अंदर, तो मैन हो गया सेकेंडरी होस्ट। फिर अपन फाइलियासिस की बात करें तो सेक्सुअल साइकिल इसमें कहाँ होती है, मैन के अंदर होती है, तो मैन यहाँ पे फाइलियासिस में प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, क्यूलेक्स है, क्योंकि क्यूलेक्स में कौन सी साइकिल होती है फाइलियासिस कंडीशन में, एसेक्सुअल साइकिल। फिर अपन टैपवर्म की बात करें तो मैन है वो प्राइमरी होस्ट है, और पिग और कैटल है। तो अब जैसे एसेक्सुअल साइकिल है, जैसे टीनिया सोलियम की कहाँ पे होती है, पिग के अंदर होती है। टीनिया सेजिनाटा की किसके अंदर, केटल के अंदर होती है। और गिनिया वेम की बात करें तो मैन क्या है इसमें, प्राइमरी होस्ट, क्योंकि सेक्सुअल साइकिल क्या होती है, मैन के अंदर। और साइक्लोप्स क्या है, सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि एसेक्सुअल जो साइकिल होती है वो क्या होती है इसकी, साइक्लोप्स में। फिर अपन स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो मैन क्या हो गया, प्राइमरी होस्ट। सिसिफ्लाई क्या होगी, सेकेंडरी होस्ट। फिर अपन हाइड्रेटेड डिजीज की बात करें तो ये सेक्सुअल साइकिल कहाँ पे होती है हाइड्रेटेड डिजीज की, जो भी पॉजिटिव एजेंट होता है उसकी डॉग के अंदर। और एसेक्सुअल साइकिल कहाँ पे होती है, सिप, कैटल या मैन के अंदर। तो इसमें हाइड्रेटेड डिजीज में मैन क्या हो गया, एक तरह से इंटरमीडिएट होस्ट हो गया। अपन सेकेंडरी होस्ट का दूसरा नाम क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है, और प्राइमरी होस्ट का दूसरा नाम क्या है, डेफिनेटिव होस्ट। फिर अपन बात करें सक्सेसफुल पैरासिटिज्म, कि कोई भी पॉजिटिव एजेंट है उसको अपन सक्सेसफुल पैरासिटिज्म तब बोलेंगे जब वो 4 स्टेज को क्लियर कर ले। 4 स्टेज क्या होगी, कि जैसे सबसे पहली स्टेज की वो किसी भी होस्ट के अंदर एंट्री, पोर्टल ऑफ द एंट्री होनी चाहिए उसकी। फिर वहाँ पे जहाँ भी उसकी फेवरेबल कंडीशन है, टिश्यू है, वहाँ पे रीच आउट करे, वहाँ पे वो डेवलपमेंट हो, मल्टीप्लाई हो, और वहाँ पे डिजीज कोजिंग एजेंट डिजीज करवाए। और तीसरा उसका क्या पॉइंट हो सकता है, डिजीज करवाने के बाद उसका एग्जिट, कि पोर्टल ऑफ द एग्जिट के थ्रू एग्जिट हो, जिसके अंदर डिजीज करवा दिया, डिजीज हो गया, उसके बाद उसमें एग्जिट हो उससे। और फिर चौथा पॉइंट क्या है, वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करे जब तक कि उसको नेक्स्ट होस्ट नहीं मिले। यदि कोई भी पॉजिटिव एजेंट इन चारों स्टेज को क्लियर कर लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल पैरासिटिज्म, कि वो किसी भी होस्ट के अंदर एंट्री करे, एंट्री करने के बाद उस टिश्यू के पास पहुंचे जहां पे वो डिजीज करवा सकता है, वहां मल्टीप्लाई हो सकता है, वहां पहुंच के वो मल्टीप्लाई हो और डिजीज करवाए, प्लस डिजीज करवाने के बाद उस होस्ट से वो एग्जिट करे, कोई भी रूट के थ्रू एग्जिट करे, एग्जिट करने के बाद इन्वायरमेंट में सर्वाइव करे जब तक उसको कोई नेक्स्ट होस्ट नहीं मिल जाता। तो ये चारों स्टेज जो क्लियर कर लेता है उसको बोलते हैं अपन सक्सेसफुल पैरासिटिज्म। अपन इसमें बात करें सबसे पहले पोर्टल ऑफ द एजेंट मस्ट गेन द एंट्री इनटू द होस्ट बॉडी थ्रू ए स्टेबल रूट, के कोई भी रूट के थ्रू इसमें रेस्पिरेटरी, एलिमिनेटरी, जीयूटी रेट, इसकी कोई भी रेट के थ्रू एंट्री कर जाए, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मल्टीपल पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की बात करें तो परक्यूटेनियस रूट के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल रूट के थ्रू हो सकता है, और पेरिनेटल रूट के थ्रू हो सकता है। तो मल्टीपल रूट पोर्टल भी हो सकते हैं किसी डिजीज के लिए। सेकंड क्या है, साइट ऑफ द इलेक्शन, कि आपको टिश्यू ट्रोपिज्म बोलते हैं, कि जहां पे आप मल्टीप्लाई कर सको, जहां पे आप डिजीज कोजिंग करवा सको, उस टिश्यू तक आपको ऑर्गन तक रीच आउट करना है, वहां जाके आपको ग्रोथ करके डिजीज करवाना है, ठीक है। जैसे हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम कौन, लीवर और आरबीसी तक पहुंचता है, वहां जाके मलेरिया करवाता है। पोलियो वायरस की बात करें तो एंटीरियर हॉर्न सेल तक ये रीच आउट करता है, वहां जाके स्पाइनल कॉर्ड के, वहां जाके ये जो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है वो करवाता है। तो वहाँ पे उसको करवाने के लिए, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस करवाने के लिए कहाँ पहुँचना पड़ता है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ सेल तक, वहाँ तक पहुँचे तो ये दूसरा स्टेज हो गया। फिर क्या है, पोर्टल ऑफ द एग्जिट, कि वहाँ तक डिजीज एक बार करा दिया तो उसके बाद उस
एग्जिट होना चाहिए, जिसके अंदर होस्ट के अंदर करवा दे, उससे एग्जिट होके फिर नेक्स्ट होस्ट तक उसको पहुंचना है। ठीक है, उसमें भी क्या हो सकता है, बहुत सारे पोर्टल हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी से, फीसस, यूरिन, स्किन लेसन, ब्लड, जेनाइटल सिक्रेशन, किसी के थ्रू भी वो एग्जिट कर सकता है। यदि उसका एग्जिट नहीं होता है, इफ नो एग्जिट एग्जिस्ट, तो इन्फेक्शन को, उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डेड एंड इन्फेक्शन बोलेंगे उसको अपन। ठीक है, जैसे अपन रेबीज की बात करें, ब्यूबोनिक प्लेग, टिटनस, ठीक है, ट्रिक्नो ट्राई काइनोसिस हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, डेड एंड होस्ट के। फिर है सर्वाइव आउटसाइड होस्ट, एक बार यदि वो एग्जिट हो गया होस्ट से, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करे, कब तक, जब तक उसको न्यू होस्ट ना मिले। यदि चारों स्टेप कोई क्लियर कर लेता है, उसको अपन बोलते हैं सक्सेसफुल पैरासिटिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी या 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि सक्सेसफुल पैरासिटिज्म की स्टेज क्या होती है। फिर अपन बात करें इंक्यूबेशन पीरियड, कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कि इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है, वो अपने अंदर एंट्री किया, एंट्री से लेके जब तक वो डिजीज कोजिंग न करवा दे, जब डिजीज मीन्स ना जब तक साइन और सिम्टम न करवा दे, इसके 20 के पीरियड क्या होता है, कि एंट्री से लेके डिजीज कोजिंग तक के पीरियड के टाइम को अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। द टाइम इंटरवल between the invasion by a infectious agent and the appearance of the first sign and symptom of the disease in question. ठीक, during this period agent multiply होता है in the host and it reaches the threshold density that disturb the health equilibrium, के मल्टीप्लाई होता है, अपनी जो भी पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करता है, अपनी क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करता है, ताकि वो उस होस्ट में वो डिजीज करवा सके। एक होता है मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, क्या होता है कि जब तक कोई भी डिजीज, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% ऑफ द केसेस टू डेवलप द सिम्टम आफ्टर द एक्सपोजर, कि जैसे अपने एग्जांपल कि आपको एक्सपोजर यहाँ पे एंट्री हुआ या एक्सपोजर हुआ किसी इन्फेक्शियस एजेंट के साथ, कि उसमें से एक्सपोजर होने के बाद 50% लोगों में डिजीज हो जाए, उस टाइम के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड के डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं, द लेंथ ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड ऑन द, के डिटर्मिनेंट कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के लेंथ, तो वो लेंथ को डिटरमाइन करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हो गए, कि जनरेशन टाइम ऑफ द एजेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, इन्फेक्टिव डोज है, इन्फेक्शियस एजेंट है उसकी इन्फेक्टिव डोज कितनी थी, जब भी अपन इन्फेक्शन हुआ तो कितना सीवियरिटी ऑफ द डोज हाई थी या लो थी, उस बेसिस पे भी डिपेंड करता है। फिर पोर्टल ऑफ द एंट्री कौन से रूट के थ्रू एंट्री किया उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी कितनी है, अपनी इम्यून रिस्पॉन्स कितना, उस बेसिस पे भी इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी भी डिपेंड करता है। तो ये चारों फैक्टर ये इनसे लेंथ ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड डिटरमाइन होती है। यहाँ पे अपन बात करेंगे 3 टर्म की, कि मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और एस्टिमेटेड एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जैसे यहाँ पे अपना एक्सपोजर हुआ किसी इन्फेक्शियस एजेंट से, ठीक है, वहाँ से एजेंट से इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोजर हुआ, और यहाँ से एक्सपोजर हुआ, और यहाँ पे अपन को फर्स्ट टाइम है जहाँ पे अपन को साइन और सिम्टम किसी में अकर हुए, इस पीरियड को अपन क्या बोलेंगे, पीरियड ए, क्या, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, कि एक्सपोजर से लेके जब भी अपन इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोजर हुआ वहां से लेके फर्स्ट टाइम अपन को साइन और सिम्टम मिले कि अपनी, ठीक है, बॉडी में, उस पीरियड को अपन क्या बोले, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक, और बी किसको डिनोट कर रहा है, मीडियम इंक्यूबेशन पीरियड, जहां एक्सपोजर हुआ वहां से लेके के टाइम तक 50% केसेज अकर हो गए। ठीक है, 50% के ये टोटल केसेस है, प्राइमरी केसेस है, कितने हैं टोटल केसेस, उसका 0.5% केसेस कर हुए उस टाइम, उस मतलब एक्सपोजर से इस समय तक के पीरियड को क्या बोलते हैं अपन, इंक्यूबेशन पीरियड। प्लस अब एक आता है एस्टिमेटेड एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड, कि ये प्राइमरी केसेस है, ये सेकेंडरी केसेस है, यहाँ एक्सपोजर हुआ था, तो एक्सपोजर से लेके जो भी अपन प्राइमरी और सेकेंडरी केसेस है इसका अपन क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, जो भी प्राइमरी केसेस है सेकेंडरी केसेस है उनका एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो जो इंक्यूबेशन पीरियड आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड। तो अपन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड को, कि इंक्यूबेशन पीरियड मिनिमम कब होता है, कि एक्सपोजर से लेके फर्स्ट टाइम साइन ऑफ सिम्टम कब आए, तो मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, प्लस एक्सपोजर से लेके 50% केसेज अकर हुए उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, प्लस प्राइमरी और सेकेंडरी टोटल केसेज आए, टोटल इंक्यूबेशन पीरियड अपन काउंट करेंगे, उसको अपन
कितने केसेस उससे डिवाइड कर देंगे तो अपना एक तरह से एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड आ जाएगा। फिर अपन बात करें इन्फेक्शियस डिजीज आर यूजुअली नॉट कम्युनिकेबल ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन एक्सेप्ट। इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है उस टाइम पे कम्युनिकेबल नहीं होता है, मोस्ट कॉमनली डिजीज होता है, पर कुछ डिजीज होते हैं जैसे मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो लेट इंक्यूबेशन पीरियड का लेट पीरियड होता है, उस टाइम पे ये एज ए कम्युनिकेबल की तरह काम कर सकते हैं कि डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब जब भी उनमें डिजीज में अभी तक उनमें इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, उनमें डिजीज नहीं हुआ, साइन और सिम्टम एब्सेंट है, पर वो एज ए कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरे पर्सन को। अपन इंक्यूबेशन पीरियड की रेंज की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज में हो सकता है, मीडियम रेंज में हो सकता है और लॉन्ग में भी हो सकता है। जैसे शॉर्ट में फ्यू आवर्स टू 3 डेज तक, और मीडियम में फ्यू डेज टू फ्यू वीक तक, और फिर लॉन्ग हो गया तो वीक टू ईयर्स तक होता है। तो ये एग्जांपल हो गए। तो शॉर्ट टर्म किस में होता है? फूड पॉइजनिंग में, कोलेरा में और बेसिलस डिसेंट्री में। और 10 डेज टू 3 वीक तक किस में होता है? टाइफॉइड में, मीजल्स में, मम्प्स और चिकन पॉक्स वगैरह हो गया। इनमें सब में 2 to 3 वीक का होता है। फिर वीक टू ईयर की बात करें तो हेपेटाइटिस ए बी हो गया, रेबीज हो गया, लेप्रोसी हो गया या स्लो वायरस डिजीज हो गया। इनमें जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बहुत लॉन्ग होता है। आल्सो अप्लाई टू द नॉन इन्फेक्शियस। अपन इंक्यूबेशन पीरियड है उनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उस कंडीशन अपन इसको किस नाम से अपन इसको दूसरा नाम किस नाम यूज करते हैं कि यदि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी। एनसीडी को कौन कौन से डिजीज होते हैं? कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, मेंटल इलनेस होगी। तो वहां पे अपन इंक्यूबेशन पीरियड की वजह कौन सी टर्म यूज करते हैं? लेटेंट पीरियड यूज करते हैं। फिर अपन बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड। ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्यूबेशन पीरियड की एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें जैसे अपन बात करें ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन एंड कॉन्टैक्ट, जैसे यदि किसी का शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है तो उसका हिस्ट्री लेना इजी है। जैसे किसी का हावर्स टू डेट तक है तो अपन उसका आइडिया लगा सकते हैं कि आप पिछले 3 दिन पे आपने कहाँ का मूवमेंट किया, आप कहाँ गए, आपने क्या क्या, अपन इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो अपन को इजीली सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन है उसका इजीली ट्रेस कर सकते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग की बात करें कि आपने लास्ट 3 दिन में आप कहाँ गए, कोई ऐसा फंक्शन था जहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, वहाँ जाकर आपने फूड कंज्यूम कर लिया हो या बाहर कहीं कंज्यूम कर लिया हो किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे, तो वहाँ से अपन को आइडिया लग सकता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉज ड्यू टू द मल्टीपल एक्सपोजर, कि किसी का 2 to 3 वीक तक इंक्यूबेशन पीरियड है तो उसमें कंडीशन में अपन को सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हेपेटाइटिस बी या रेबीज है, ठीक है, तो उस कंडीशन अपन को मुश्किल हो जाएगा कि लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, अपन को एक्सपोजर हिस्ट्री लेना उसकी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको भूल भी सकता है, वो अपन को सही से इसको याद नहीं हो और अपन को बता नहीं पाए, तो मल्टीपल टाइम उसका एक्सपोजर हो गया उस फैक्टर से, तो अपन को सोर्स कौन से सोर्स से उसको इन्फेक्शन हुआ ये अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द सर्विलेंस या क्वारंटाइन पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे फिक्स एक क्वेश्चन आता है, ये फिक्स आता है कि अपन इंक्यूबेशन पीरियड दे रखा होता है, फिर अपन बोलते हैं कि इस पेशेंट को डिजीज होने का तो इसमें क्वारंटाइन पीरियड कितना होगा। जैसे अपन बात करें कोई डिजीज है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 10 डेज है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इस पेशेंट का क्वारंटाइन पीरियड क्या होगा, तो क्वारंटाइन पीरियड क्या होगा? क्वारंटाइन पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, कि जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है उसकी रेंज है, उसका मैक्सिमम कितना है, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वारंटाइन पीरियड। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्वारंटाइन पीरियड। जैसे किसी डिजीज का 5 to 14 डेज है तो 14 डेज क्या हो गया? क्वारंटाइन पीरियड हो गया। फिर अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेबिलिटी को अंडरस्टैंडिंग करने भी कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन द इंक्यूबेशन पीरियड, जनरेशन टाइम, पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी इज क्रूशियल इन द आउटब्रेक कंट्रोल। क्योंकि आउटब्रेक कंट्रोल हुआ उस टाइम अपन को कम्युनिकेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में भी अपन को इंक्यूबेशन पीरियड की हेल्प होती है। फिर अपन बात करें एक इम्यूनाइजेशन की, कि प्रोफाइलेक्टिकली ए नॉलेज ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड हेल्प अस टू प्रिवेंट द क्लिनिकल इलनेस बाय ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीसीरा, कि कोई डिजीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड अपन को पता है, उस बेसिस पे अपन को पता है कि कोई इन्फेक्शन अपने एक्सपोजर हो गया तो कितने दिन में डिजीज होगा, अपन को वो ड्यूरेशन पता है कि कितने दिन डिजीज होता है। उस ड्यूरेशन को अपन यदि इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीसीरा देके भी उस डिजीज होने से उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करें अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइंट सोर्स या
प्रोपागेटेड एपिडेमिक, जैसे कोई भी डिजीज है, पॉइंट सोर्स की बात करें, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक के ऑल केसेस अकर विद इन द 1 इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। किसी भी डिजीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 डेज है, तो जितने भी डिजीज होंगे यदि पॉइंट सोर्स है तो विथ इन 3 डेज सबके सब डिजीज सबको डिजीज हो जाएगा। तो अपन इनकी हिस्ट्री लेंगे, जो भी पॉइंट सोर्स है अपन को जो भी हिस्ट्री में कॉमन फैक्टर लगेगा वो एक तरह से अपने पॉइंट सोर्स का काम करेगा। या इन प्रोपागेटेड की बात करें, प्रोपागेटेड एपिडेमिक केस अकर द लेटर देन द नॉन लेंथ ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड का, जितनी इंक्यूबेशन पीरियड उसके बाद भी केसेस अकर होते रहते हैं। तो इसको अपन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से कि पॉइंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और प्रोपागेटेड इन्फेक्शन को, एपिडेमिक को अपन आइडेंटिफाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बेसिस पे। फिर प्रोग्नोसिस की बात करें कि इंक्यूबेशन पीरियड कैन आल्सो बी यूज इन द एस्टिमेटिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज, कि कोई भी सीवियर डिजीज है जिसका प्रोग्नोसिस वर्स्ट है, ठीक है, जैसे अपन बात करें टिटनेस या रेबीज जो फैटल डिजीज है, यदि इनमें इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्टर हो जाता है तो इनकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज है वो इंक्रीज हो सकती है। तो इंक्यूबेशन पीरियड प्रोग्नोसिस में भी काम आ सकता है कि कोई डिजीज है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट हो जाता है, कि शॉर्ट टाइम में यदि रेंज होती है किसी भी इंक्यूबेशन पीरियड की मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज होती है, यदि वो डिजीज विथ मिनिमम रेंज के आसपास हो जाता है तो डिजीज की सीवियरिटी या प्रोग्नोसिस है वो प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है, वो डिजीज की सीवियरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जितने कम टाइम में डिजीज होगा, जितना छोटा इंक्यूबेशन पीरियड होगा उतना डिजीज की सीवियरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर अब इसमें भी बात करें अपन तो ठीक है, इसमें 3 टर्म आती है इंक्यूबेशन पीरियड के, इंक्यूबेशन पीरियड देख लिया, फिर अपन देखेंगे इसमें सीरियल इंटरवल क्या होता है, विंडो पीरियड क्या होता है और जनरेशन टाइम क्या होता है। कि सीरियल इंटरवल का टाइम बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस, जो प्राइमरी केस हुआ और सेकेंडरी केस हुआ उसके बीच में टाइम कितना है, उस ड्यूरेशन को अपन सीरियल इंटरवल बोलेंगे। विंडो पीरियड किसको बोलेंगे कि टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द डिटेक्टेड पॉजिटिव ऑन द लैब इन्वेस्टिगेशन, के विंडो पीरियड बॉडी के अंदर कब एंट्री हुआ प्लस लैब टेस्ट का पॉजिटिव है, उस पीरियड को बोलेंगे विंडो पीरियड। और अपन इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं, एंट्री कब हुई और फर्स्ट साइन और सिम्टम कब आया, उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और जनरेशन टाइम क्या होता है कि एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी उसकी कब है, कि ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो गई और उसका मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी कब है, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन कब हो रहा है उसका, उस बीच के पीरियड को अपन क्या बोलेंगे, जनरेशन टाइम। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट नीट पीजी के अकॉर्डिंग। फिर अपन बात करें कम्युनिकेबल पीरियड की, कि द टाइम ड्यूरिंग द व्हेन द इन्फेक्शियस एजेंट मे बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द अनदर पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू द मैन और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए एनिमल या इंक्लूडिंग आर्थ्रोपोड्स, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट, उस पीरियड को उसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। कितने टाइम तक, कितने पीरियड तक यदि इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसमिट कर रहा है, उस जितना टाइम तक ट्रांसमिट कर पा रहा है वो डिजीज एजेंट को, उसको अपन बोलेंगे कम्युनिकेबल पीरियड, ठीक है। तो कम्युनिकेबल पीरियड है जो इसको किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं अपन, सेकेंडरी अटैक रेट के थ्रू अपन इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेजरमेंट ऑफ द डिजीज इवेंट, कि कोई भी डिजीज इवेंट हुआ उसको मेजरमेंट करने के लिए अपन कौन कौन से पैरामीटर यूज करते हैं, तो इसमें अपन 3 पैरामीटर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट प्लस सेकेंडरी अटैक रेट और केस फैटेलिटी रेट, ठीक है, कि डेथ फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज इन द ईयर एंड टोटल डेथ फ्रॉम द ऑल कॉजेज इन दैट ईयर। ये क्या है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी डिजीज की वजह से, किसी स्पेसिफिक डिजीज की वजह से कितनी डेथ हुई, डिवाइडेड बाई टोटल डेथ। टोटल डेथ मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं, टोटल डेथ फ्रॉम ऑल कोजेज, ठीक है, ऑल कोजेज, ऑल डिजीज या ऑल कोजेज की वजह से कितनी डेथ हुई। और ये किसमें डेनोमिनेटर यूज किया, न्यूमरेटर में क्या कि डेथ फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज की वजह से कितनी डेथ हुई, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये अपना क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। और सेकेंडरी अटैक रेट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, SAR। ये किसको मेजर करने में, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज को मेजर करने में किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी अटैक रेट का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ द सेकेंडरी केसेस डेट डेवलप फॉलोइंग द एक्सपोजर टू ए प्राइमरी केसेस विथ इन द 1 इंक्यूबेशन पीरियड। कैसे अपन डिफाइन किया था, सेकेंडरी केसेस क्या होते हैं कि जब भी प्राइमरी केसेस से एक्सपोजर होगा, प्राइमरी केसेस है उससे आपका एक्सपोजर हुआ, उससे आपको डिजीज हो गई, विथ इन 1 इंक्यूबेशन जितने लोगों को डिजीज हुआ उनको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी केसेस। और डिवाइडेड बाय टोटल ससेप्टेबल, कि टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने लोगों को डिजीज हुआ है,
डिजीज क्यों हुआ? क्योंकि वो प्राइमरी केसेस से एक्सपोजर हुए। और कितने टाइम के अंदर विथ इन पीरियड होना चाहिए? 1 इंक्यूबेशन पीरियड उनको डिजीज होना चाहिए आफ्टर एक्सपोजर विद द प्राइमरी केसेस। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी एक तरह से प्रोपोर्शन है। फिर केस फैटिलिटी है आउट ऑफ द टोटल केसेस ड्यू टू डिजीज, के किसी डिजीज की वजह से टोटल केसेस कितने हैं? टोटल केसेस कितने हैं? टोटल केसेस कितने हैं? ए डिजीज की वजह से, ये अपन डिनोमिनेटर हो गया। और इस मतलब टोटल डेथ है, टोटल डेथ ड्यू टू द ए डिजीज की वजह से टोटल डेथ कितनी हुई उसको अपन न्यूमरेटर में आगे मल्टीप्लाई बाय 100, इससे अपन कर सकते हैं कि कोई भी डिजीज है जिसकी टोटल केसेस कितने हैं उसमें से कितनों की डेथ हुई। तो ये एक तरह से इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अपन इसको केस फैटिलिटी रेट को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं? 1 माइनस सर्वाइवल रेट भी बोल सकते हैं। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एक्यूट इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। और ये भी एक तरह से प्रोपोर्शन है। जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि सेकेंडरी अटैक रेट को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन एक फैमिली ली जिसमें से 6 मेंबर प्रेजेंट है। कितने मेंबर है? 6 मेंबर प्रेजेंट है एक फैमिली में, ठीक है। जिसमें से 2 पेरेंट है जो ऑलरेडी इम्यून है, 2 पेरेंट थे इसमें से, इसके 2 पेरेंट है जो ऑलरेडी इम्यून है। तो ये तो अपने सेकेंडरी अटैक रेट में नहीं इंक्लूड होंगे। फिर अपन आगे 4 चिल्ड्रन है इसके 4 बच्चे हैं, चारों में से वो आर ससेप्टिबल है, तो चारों ससेप्टिबल है टू ए स्पेसिफिक डिजीज मीजल की वजह से। अब क्या हुआ? देयर अकर ए प्राइमरी केसेस, एक को प्राइमरी केसेस हो गया, एक को प्राइमरी केसेस हो गया, ठीक है। एक को प्राइमरी केसेस हो गया, एक प्राइमरी केस हो गया। अब कितने बचे पीछे? 3 बचे। और एंड विथ इन द शॉर्ट टाइम 2 सेकेंडरी केसेस अमंग द रिमेनिंग, के इसमें से भी 3 में से भी 2 को कौन से हो गए? सेकेंडरी केसेस हो गए। विथ इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर इसको सेकेंडरी केसेस हो गए। तो अपन को अब सेकेंडरी रेट कैलकुलेट करनी है। तो सेकेंडरी रेट में एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, प्राइमरी केसेस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। से अपन प्राइमरी केसेस को हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। तो अपने जो ये 2 पहले से पेरेंट्स से इम्यून हो रखे, तो इनको अपन का सेकेंडरी अटैक रेट में कोई रोल नहीं है। फिर अपन आगे 4 मेंबर और बच्चे जो चिल्ड्रन है इस फैमिली के, उनमें से अपन को सेकेंडरी अटैक रेट कैलकुलेट करनी। उसमें से भी एक को क्या हो गया? प्राइमरी केस हो गया। तो इसको भी अपन प्राइमरी केस को सेकेंडरी अटैक रेट के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में यूज नहीं करते, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। अब अपने पास कितने बचे? 3 मेंबर। 3 में से कितनों को ससेप्टिबल केसेस कितने? 3 है, तो ये डिनोमिनेटर हो गया अपना। और इसमें से सेकेंडरी केसेस कितनों को हुए? 2 लोगों को, तो अपने न्यूमरेटर 2 हो गया। तो अपना जो भी इंटू 100 हो गया। तो अपने सेकेंडरी अटैक रेट कितनी आ गई? 66.6%। तो ऐसे अपन किसी भी केस का अपन सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। फिर अपने एक टर्म आती है आइसोलेशन वर्सेस क्वारंटाइन, के दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आइसोलेशन क्या है? डन फॉर द केसेस कि किसी को डिजीज हो रखा है, अपन आइसोलेट किसी को करते हैं? जिसको डिजीज हो रखा है। और क्वारंटाइन अपन किसको करते हैं? हेल्दी कॉन्टैक्ट को, जैसे अपन कोविड में करते थे। जैसे कोई भी हेल्थ वर्कर थे या किसी से एक्सपोजर हो गया, किसी को डिजीज था, उसका अपना एक्सपोजर हो गया, तो उसको अपन क्या करते हैं? क्वारंटाइन। और क्वारंटाइन कब तक करते हैं? जब तक मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड का, जितना भी उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिजीज का, उसका मैक्सिमम पार्ट होता है इंक्यूबेशन पीरियड का, उस टाइम तक अपन उसको क्वारंटाइन करके रखते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन एज एब्सोल्यूट क्वारंटाइन भी बोलते हैं। और ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है, कि यहाँ पे डिजीज है वो अभी तक नहीं हुआ है, एब्सेंट है, पर रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में अपन कौन सा यूज करते हैं? प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। और आइसोलेशन है देन फॉर द पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी, कि किसी को डिजीज है, वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, डिजीज हो रखा है, तो वो उसको अपन डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबिलिटी। और जब तक ट्रांसमिट कर पाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल पीरियड, ठीक है, या इन्फेक्टिविटी पीरियड बोलेंगे। और ये अपन यदि इसको आइसोलेट कर रहे हैं केसेस को, तो ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है, कि इसमें डिजीज प्रेजेंट है और अपन डिजीज को ट्रांसमिट होने से रोक रहे हैं, डिजीज को अपन दूसरे पेशेंट तक ट्रांसमिट होने से रोक रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। और जो अपन इसकी पीडीएफ है वो अपने डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, वहां से आपको रिक्वायर्ड हो तो आप देख सकते हो एज ए नोट्स के रूप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।